हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम लैब पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी इंडियन पॉलिटी की जो सीरीज है वो सीरीज चल रही है और अभी इसके 2 लेक्चर आपके ऑलरेडी हो चुके हैं। और इस सीरीज में अभी इनिशियली हमने डिस्कस किया है सबसे पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज को, और हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज के अराउंड अगर हमारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी एक बार डेवलप हो जाए तो पॉलिटिकल साइंस एज अ सब्जेक्ट को समझना हमारे लिए काफी हद तक आसान हो जाएगा। तो ये जो सीरीज की शुरुआत हुई है, ये शुरुआत हुई है आपके कुछ पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं उनके अराउंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी डेवलप करने को लेकर के। इससे पहले हम लोगों ने इससे पहले जो 2 लेक्चर्स हम लोगों ने यहाँ पर अपलोड किए हैं उसमें सबसे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है, रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन में रिलेशन क्या होता है, कैसे रूल ऑफ लॉ की आवश्यकता थी, रूल ऑफ मैन क्यों खराब था। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया कॉन्स्टिट्यूशन की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के बाद कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो अगर आपने उन 2 लेक्चर्स को नहीं देखा है पहले, तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले उसको जाकर के देख लीजिए, क्योंकि ये लेक्चर सीरीज में चल रही है। तो आज का जो 3rd लेक्चर है ये उसी का कंटिन्यूएशन है। आज के लेक्चर का जो टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक आप यहाँ पे थंबनेल में देख सकते हैं। आज जिन टर्मिनोलॉजीज को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अपना स्टेट, दूसरा नेशन और तीसरा नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट। और इसके साथ साथ हम स्टेट नेशन का कॉन्सेप्ट भी देख लेंगे और ये भी देख लेंगे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कि इंडिया नेशन स्टेट है या स्टेट नेशन है। इस तरह की डिस्कशन भी हम लोग आज के सेशन में करेंगे। बट मेन ऑब्जेक्टिव है सबसे पहले इन 2 टर्मिनोलॉजीज को क्लियर करना आपके लिए, क्योंकि अगर आप ये 2 टर्मिनोलॉजीज समझ जाते हैं कि स्टेट का मतलब क्या होता है और नेशन का मतलब क्या होता है, तो नेशन स्टेट या स्टेट नेशन या इनके टाइप्स को समझना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। दोस्तों, ये जो आपकी सीरीज चल रही है, इस सीरीज का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो यूपीएससी सेगमेंट है जीएस 2 में जो आपकी इंडियन पॉलिटी आती है उसमें जो मेंस में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रीलिम्स में भी आजकल जिस तरीके से अप्लाइड क्वेश्चंस आने लग गए हैं जो बिना कंसेप्चुअल क्लैरिटी के सॉल्व करना जिनको डिफिकल्ट हो रहा है बच्चों के लिए, तो इस पूरी सीरीज का पर्पस ये है कि जो लेक्चर है उसको हाई क्वालिटेटिव रखा जाए और इसमें कंसेप्चुअल डिस्कशन जितना पॉसिबल हो सकता है उस कंसेप्चुअल डिस्कशन को किया जाए, ताकि क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में और जो यहाँ पे टॉपिक से रिलेटेड जो अप्लाइड पार्ट आता है क्वेश्चन में पूछा जाता है, चाहे वो मेंस में चाहे वो प्रीलिम्स में, उसको हैंडल करने में हमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो अगर आप इस सीरीज से जुड़े हुए हैं और अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, राइट। और अगर जो भी आपका फीडबैक है वो भी आप जरूर हम तक कमेंट बॉक्स में पहुंचाएं। और अगर लेक्चर के दौरान अगर किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई डाउट भी आ रहा है आपको, तो वो डाउट आप कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट कीजिए, हम आपके डाउट को जरूर एड्रेस करेंगे। चलिए, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के इस सेशन को, जहां पे हमें समझना है सबसे पहले स्टेट क्या होता है। ठीक है, तो देखो, स्टेट को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि ओवरऑल ये स्टेट का कंसेप्ट आया क्यों और ये स्टेट का कंसेप्ट आया कहां से। ठीक है, तो अगर आप जो फेमस ग्रीक पॉलिटिकल थिंकर है एरिस्टोटल, उनकी सुने, उनकी बहुत ही फेमस बुक है पॉलिटिक्स, तो उसमें वो कहते हैं कि जो स्टेट का इवोल्यूशन हुआ है ना वो स्टेजेस में हुआ है। यहां पर सबसे पहले स्टेज में उनके अनुसार फैमिली आती है, उसके बाद आपका विलेजेस आते हैं और फिर उसके बाद स्टेट आता है। इसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इवोल्यूशन हुआ है स्टेट का। और ऐसा वो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि देखो भाई, ह्यूमन की नीड्स के अकॉर्डिंग ये कोई भी चीज जो है वो जनरेट होती है, करेक्ट। तो ह्यूमन का नीड जितना ज्यादा बड़ा होता गया, ह्यूमन की नीड का स्कोप जितना ज्यादा बड़ा होता गया, उसको फुलफिल करने के लिए यहां पर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का स्कोप भी बढ़ता चला गया, इंस्टीट्यूशंस का स्कोप भी बढ़ता चला गया। तो सबसे पहले यहां पर ह्यूमंस ने शुरुआत करी फैमिली के लेवल से, फिर उसके बाद आपका विलेजेस के लेवल पे पहुंचे और फिर उसके बाद यहाँ पे स्टेट के लेवल पे पहुंचते हैं। तो समझते हैं कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी ह्यूमन को कि उसे स्टेट यहाँ पे बनाना पड़ा, है ना। और स्टेट ह्यूमन के कौन से नीड्स को फुलफिल करता है और फिर जिसको हम स्टेट कह रहे हैं वो स्टेट का मतलब एक्चुअली में क्या होता है, तो उसको समझते हैं सबसे पहले कि ह्यूमन की नीड के अकॉर्डिंग स्टेट का इवोल्यूशन हुआ कैसे। देखो, सबसे पहले यहां पर एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग कौन एग्जिस्टेंस में आता है,
सबसे पहले एग्जिस्टेंस में आता है फैमिली। ह्यूमन ने सबसे पहले फैमिली बनाई। और फैमिली क्यों आई? तो फैमिली के आने का जो मेन पर्पस था, फैमिली केम टू फुलफिल बायोलॉजिकल नीड्स। फैमिली केम टू फुलफिल बायोलॉजिकल नीड्स, राइट। फैमिली केम टू फुलफिल बायोलॉजिकल नीड्स। और एरिस्टोटल के हिसाब से अगर आप देखोगे तो एरिस्टोटल फैमिली को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, तो उनका कहना है कि फैमिली इज द association established by nature, association established by nature, family is the association established by nature, established by nature to fulfill, established by nature to fulfill the daily needs of men, to fulfill the daily needs of men। यानी कि men की जो एवरीडे की नीड्स है, एवरीडे की जो वांट्स है, उसको फुलफिल करने के लिए यहां पे सबसे पहले फैमिली एग्जिस्टेंस में आती है। और फैमिली के बारे में अरिस्टोटल यहां पे क्या कह रहे हैं? फैमिली के बारे में अरिस्टोटल कह रहे हैं कि मैन ने फैमिली क्रिएट नहीं करी, फैमिली का एग्जिस्टेंस में आना एक नेचुरल बात थी। क्यों नेचुरल बात थी? नेचुरल इसलिए था क्योंकि फैमिली आई थी बायोलॉजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए। और किस तरह के बायोलॉजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए? तो जैसे फैमिली एग्जिस्टेंस में आई थी सबसे पहले रिप्रोडक्शन के लिए भाई, है ना। क्योंकि नेचर में क्या है भाई, नेचर में हर स्पीशीज अपना कंटिन्यूएशन चाहती है, अपने एग्जिस्टेंस का कंटिन्यूएशन चाहती है। और अगर हर स्पीशीज को अपने एग्जिस्टेंस का कंटिन्यूएशन चाहिए तो उसे रिप्रोडक्शन करना ही पड़ेगा। और रिप्रोडक्शन करने के लिए यहां पर मेल और आपका फीमेल दोनों को साथ में आना ही पड़ेगा। और जैसे ही मेल और फीमेल साथ में आते हैं, यहीं से फैमिली बनना स्टार्ट हो जाती है अपनी, ठीक है। तो मेल और फीमेल का साथ में आना एक तरीके का नेचुरल इंस्टिंक्ट है। आउट ऑफ नेचुरल इंस्टिंक्ट ये एक दूसरे के क्लोज आते हैं, और आउट ऑफ नेचुरल इंस्टिंक्ट यहां पर ये रिप्रोडक्शन में यहां पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहां पर जब से यहां पर ह्यूमन एग्जिस्टेंस में है, तभी तो एज ए स्पीशीज हम कंटिन्यू कर पा रहे हैं। तो इसीलिए मेल और फीमेल जब आपस में आते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, और जो फैमिली बनती है, ये फैमिली नेचुरल इंस्टिंक्ट का नतीजा है। इसलिए एरिस्टोटल ने बोला है कि फैमिली इज द एसोसिएशन एस्टेब्लिश्ड बाय नेचर टू फुलफिल डेली नीड्स ऑफ मैन। अब यहां पर जब ये साथ में आ गए, मेल और फीमेल साथ में आ गए, और इन्होंने मान लो बच्चे को जन्म दिया, चाइल्ड को जन्म दिया, तो अब इनकी नेचुरल इंस्टिंक्ट इनसे ये कहेगी कि नहीं भाई, इस चाइल्ड को सेफ रखना है, इस चाइल्ड को प्रोटेक्शन देनी है। तो उस चाइल्ड को सेफ रखने के लिए, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए और उसको पूरी सेफ्टी के साथ बड़ा करने के लिए, अब जो मेल और फीमेल है, इनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड करनी पड़ेगी सबसे पहले, ठीक है। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड करके इंश्योर करना पड़ेगा कि जो तीनों की डेली नीड्स हैं, वो डेली नीड्स फुलफिल हो सके, और जो यहां पर इनका जो सर्वाइवल है, वो सर्वाइवल इंश्योर हो सके, ठीक है। तो अब ऐसे में यहां पर काम बटेगा, नेचुरली यहां पर काम बटेगा। तो नेचुरली काम कैसे बटेगा यहां पर, इसको भी समझ लेते हैं यहां पे। तो देखो, सबसे पहली बात, एक बार जैसे ही चाइल्ड का जन्म हो गया, वंस चाइल्ड वाज बोर्न, तो उसके बाद अब यहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड हुई, है ना। किस तरीके से डिवाइड हुई? जैसे मदर की साइड से अगर देखें या फीमेल के कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो फीमेल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आई? फीमेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी आई कि सबसे पहले यहां पर जो बच्चा है, यहां पर उसकी जो हंगर है उसको खत्म करने के लिए इनको कंटिन्यूसली सबसे पहले तो उसको ब्रेस्ट फीड करना है। तो इसीलिए चाइल्ड नेचुरली मदर के क्लोज रहेगा लगातार यहां पर, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पर उस बच्चे की प्रॉपर केयर करनी है भाई, उस बच्चे की प्रॉपर केयर करनी है। फिर उसके बाद उस बच्चे की कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करनी है, करेक्ट, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करनी है। और अगर ये सब करना है यहां पर मदर को उस समय पर, है ना, तो फिर ऐसे में बाकी की नीड्स का क्या होगा? तो जो बाकी की नीड्स फुलफिल करने के लिए जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो फिर फादर यानी कि मेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इनिशियली सिस्टम ऐसे ही स्टार्ट हुआ था। तो फादर या मेल क्या करेंगे? फादर या मेल सुनिश्चित करेंगे कि जो फूड है उसको अरेंज किया जाए सबसे पहले। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आपकी अरेंजमेंट ऑफ फूड, राइट। चाहे वो खेती करके करें, चाहे वो शिकार करके करें, इनको फूड अरेंज करना है। फिर उसके बाद यहां पर इनको इंश्योर करना है कि यहां पर जो मदर है और जो चाइल्ड है,
वो प्रोटेक्टेड रहें, तो इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। किससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है भाई? इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है फ्रॉम एनिमल्स जो अटैक कर सकते हैं कभी भी उस समय की स्टेट में। और क्या करना है इनको भाई? जो डिफरेंट सीजन्स हैं उन सीजन्स में यहां पर जो स्थिति बदलती है, बाढ़ आती है, सूखा पड़ता है, उस दौरान इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। फिर उसके साथ साथ इनका और क्या काम है? इनका काम है एक सेफ शेल्टर अरेंज करना यहां पर। तो ये सारे काम किसके हो गए? ये सारे काम फादर के हो गए और ये सारे काम मदर के हो गए। और जब ये सब सुनिश्चित हो पाएगा तो ही उस समय पर जो एवरीडे नीड्स है वो एवरीडे नीड्स एक्चुअली में फुलफिल हो पाएगी। तो ही उस समय पर एवरीडे नीड्स फुलफिल हो पाएगी, है ना। और इन एवरीडे नीड्स को फुलफिल करने के लिए ही यहां पर इन सबको साथ में रहना पड़ेगा। और इन सबके साथ में रहने से जो क्रिएट हुआ सिस्टम उसे फैमिली कहते हैं। तो सबसे पहली बात, फैमिली आई किस लिए? फैमिली आई एवरीडे नीड्स को फुलफिल करने के लिए। जो बेसिक सर्वाइवल है उस सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए यहां पर जो बायोलॉजिकल नीड्स है उसकी वजह से जो नीड्स जनरेट हो रही है एवरीडे नीड्स उसको फुलफिल करने के लिए यहां पर सबसे पहली बात फैमिली जो है वो एग्जिस्टेंस में आती है। ठीक है। अब इसके बाद एरिस्टोटल क्या कहते हैं? एरिस्टोटल कहते हैं कि इसके बाद इवोल्यूशन फर्दर होता है। जब ह्यूमन जो है जैसे ही फैमिली बनाते हैं तो ऐसे करके यहां पर उनके बच्चे जन्म लेते हैं और उनके बच्चे भी फिर अपने बच्चों को जन्म देते हैं, शेल्टर की व्यवस्था करते हैं। तो धीरे 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 यहां पर जो पॉपुलेशन है वो आसपास ह्यूमंस के कुछ ना कुछ बढ़ना चालू होता है, कुछ ना कुछ बढ़ना चालू होता है। और सब को एक बेसिक सी बात ये समझ में आती है कि अगर सेफ्टी चाहिए, अगर सिक्योरिटी चाहिए तो जंगल में अकेले नहीं जा सकते, जंगल में अकेले नहीं भटक सकते और जंगल में अकेले रह नहीं सकते। तो बहुत जरूरी है कि अगर सेफ्टी इंश्योर करनी है और सिक्योरिटी इंश्योर करनी है तो ये जो डिफरेंट फैमिलीज हैं इनको साथ में आना पड़ेगा, इनको साथ में रहना पड़ेगा। क्योंकि जब तक ये साथ में रहेंगे नहीं तब तक यहां पर जानवरों से लड़ने का काम या डिफरेंट तरीके की कंफर्ट वो अचीव नहीं कर सकते। तो इसीलिए ऑटोमेटिकली ह्यूमन इस तरीके से इवॉल्व हुए कि पहले आइसोलेटेड फैमिलीज के रूप में व्यवस्था स्टार्ट हुई, लेकिन धीरे धीरे कुछ फैमिलीज आपस में बढ़ी और वो आपस में एक जगह पे साथ में रहने लग गई। तो उसके बाद फैमिली के बाद इवोल्यूशन के कारण जो सेकेंड स्टेज में एग्जिस्टेंस में जो आया वो आपका विलेजेस था। तो विलेजेस किसको कहते हैं? विलेजेस कहते हैं आपका किसको? विलेजेस कहते हैं भाई ग्रुप ऑफ फैमिलीज को। सिंपल सी डेफिनेशन है विलेजेस की। विलेजेस का मतलब क्या होता है? विलेजेस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ फैमिलीज। तो यहां पर एक बात समझ लो यहां पे कि अगर फैमिली आया था किस लिए? इफ फैमिली वॉज इंश्योरिंग, फैमिली वॉज इंश्योरिंग व्हाट? इफ फैमिली वॉज इंश्योरिंग देयर सर्वाइवल, if family was ensuring their survival, then why came? Villages came to ensure comfort and security. Why villages came? So villages came to ensure safety and security. Villages came to ensure safety and security. सबसे पहली बात ये अपन को याद रहे। आई गेस थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, चलो अपन ये ग्रीन बोर्ड ही इस्तेमाल कर लेते हैं यहां पर। सो विलेजेस केम टू इंश्योर व्हाट? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। दैट्स व्हाई विलेजेस केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो अब विलेजेस के आने से कैसे यहां पर इंश्योर होगी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी? देखो दोस्तों ये सब समझना बहुत जरूरी है। अगर आप ये नहीं समझोगे तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि स्टेट का पर्पस क्या होता है और स्टेट एग्जिस्टेंस में क्यों आया यहां पर। ठीक है। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, कंफर्ट को इंश्योर करने के लिए विलेज एग्जिस्टेंस में आए और एवरीडे नीड्स को मीट करने के लिए फैमिली एग्जिस्टेंस में आई थी। तो विलेज के आने से कैसे ह्यूमंस के बीच में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बढ़ी और कंफर्ट बढ़ा, ये कैसे पॉसिबल हुआ? तो देखो सबसे पहला अगर यहां पर हम समझें तो सबसे पहली बात सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कैसे बढ़ गया ह्यूमंस का। तो अब आप ये तो समझ ही रहे हो ना कि जब बहुत सारे लोग एक साथ ग्रुप में मिलकर के रहने लग गए तो उनके एक साथ ग्रुप में मिलकर के रहने से अगर कोई बाहरी जानवर आक्रमण भी कर रहा है तो ऐसे में वो उससे बेहतर लड़ सकते हैं। दूसरी बात, अब ऐसे में कहीं दूसरे विलेजेस के लोग रिसोर्सेस के लिए अगर आक्रमण कर रहे हैं तो बाकी के जो ह्यूमंस हैं जो दूसरे विलेजेस के हैं उनको अपनी प्रोटेक्शन के लिए साथ में रहना पड़ेगा। करेक्ट। फिर यहां पर जीवन में कंफर्ट भी आया विलेजेस के आने से। कैसे कंफर्ट आया?
तो जैसे कि मान लो पहले अगर एक सिंगल फैमिली रहेगी तो उनके ऊपर कभी भी रात में आक्रमण ना हो जाए, इसके लिए उनको पहरेदारी ऑल्टरनेटिव भी देना पड़ेगा, दोनों को कुछ ही घंटे सो पाएंगे मान लो। लेकिन जब विलेजेस का सिस्टम आया तो उसके बाद यहां पर पहरेदारी के लिए ड्यूटी लगने लग गई सबकी, और ऐसे में जब सबकी ड्यूटी लगने लग गई पहरेदारी के लिए, तो फिर बाकी के लोग बड़े आराम से सो सकते थे, बड़े चैन से सो सकते थे। तो ऐसे में उनका कंफर्ट बढ़ता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या होता है, दूसरी बात ये होता है कि पहले जब सिंगल फैमिली हुआ करती थी तो उस सिंगल फैमिली को अपने लेवल पे सारा काम करना पड़ता था। जैसे जैसे मान लो कि भाई यहाँ पर खेती भी करनी है उस यहाँ पर, फिर उसके बाद बर्तन भी बनाने हैं, फिर उसके बाद मान लो कपड़ों की भी व्यवस्था करनी है, फिर उसके बाद यहाँ पे बात अगर करेंगे तो जो शिकार इत्यादि है वो भी करके लेके आना है, और फिर उसके बाद शेल्टर वगैरह भी बनाना है। सब कुछ यहाँ पर क्या करते थे, कुछ लोगों के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मतलब सिंगल फैमिली में सिंगल फैमिली को ही सब कुछ देखना पड़ता था। खेती वगैरह के लिए अगर कोई टूल लग रहा है, औजार लग रहा है, तो वो भी बनाना है भाई। तो अगर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर सिंगल फैमिली पे आ जाएगी तो आप सोचो, एक तो उनकी परफेक्शन नहीं आ पाएगी इन कामों में, दूसरा उनसे उनकी कंफर्ट छिन जाएगी। तो जब विलेजेस आ गए तो विलेजेस के आने से सबसे पहली बात लेबर का डिवीजन हो गया। और लेबर का डिवीजन कैसे हो गया, तो इसमें यह सुनिश्चित किया गया कि भाई कुछ लोग यहाँ पर खेती के लिए टूल्स बनाएंगे, कुछ लोग बर्तन बनाएंगे, कुछ लोग कपड़े बनाने का काम करेंगे, कुछ लोग खेती करेंगे। तो ऐसे में डिवीजन हो गया लेबर का। इससे क्या हुआ, इससे काम में भी परफेक्शन आई, और उसके साथ साथ एक ही व्यक्ति को अब सब नहीं करना पड़ेगा, तो वो अपने काम पे बेटर ध्यान दे सकता है। तो इस तरह की अरेंजमेंट आई विलेज के आने से, जिससे कंफर्ट बढ़ा लोगों के जीवन में। और उसके साथ साथ इसी के आने की वजह से फिर बार्टर सिस्टम वगैरह भी चालू हुआ, क्योंकि जो अगर कोई टूल बना रहा है बाकियों के लिए तो उसको खाने के लिए तो चाहिए ना। तो वो टूल के बदले जो अनाज उगा रहा है उससे अनाज लेगा, वो टूल दे करके जो कपड़े बन रहा है उससे कपड़े लेगा। तो बार्टर सिस्टम भी यहाँ पे चालू हो गया, कुछ हद तक यहाँ पे ट्रेड वगैरह भी चालू हुआ। फिर विलेजेस के आने से ह्यूमन की कुछ सोशल नीड्स वगैरह भी फुलफिल होना चालू हुई। जब लोग इकट्ठे हुए तो उन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटना चालू किया, दोस्ती करना चालू करी एक दूसरे के साथ, बॉन्डिंग बेटर हुई, त्योहार और उत्सव मनाए जाने लगे यहाँ पर। कुछ अच्छा घटता था जीवन में उसके बाद यहाँ पे। तो इस तरीके से ये सारी चीजें ह्यूमन के जीवन में आई, उसकी सोशल नीड्स फुलफिल हुई, उसके जीवन में कंफर्ट बढ़ा, उसके जीवन में सिक्योरिटी बढ़ी। किसकी वजह से, विलेज के एग्जिस्टेंस में आने की वजह से। तो इसलिए फैमिली के बाद यहाँ पे जो सेकंड इंस्टीट्यूशन एग्जिस्टेंस में आया वो आपके विलेजेस थे। लेकिन विलेजेस कंफर्ट और सिक्योरिटी तो दे पाया, लेकिन क्या विलेजेस ह्यूमन की सारी नीड्स फुलफिल कर सकता था? बिल्कुल नहीं। अभी भी ह्यूमन की ऐसी बहुत सारी नीड्स बची थी जो कि उसके जीवन को और कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए, और उसको उसके अंदर एक प्रॉपर सिविक सेंस डेवलप करने के लिए, और उसकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, उसकी ट्रेड कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, उसकी पोटेंशियल को एक्सपेंड करने के लिए अभी भी यहां पर बहुत सारी चीजों की आवश्यकता थी। और वो सारी आवश्यकताएं यहां पर विलेज पूरा नहीं कर सकता था। वो सारी आवश्यकताएं यहाँ पे विलेज पूरा नहीं कर सकता था, क्योंकि विलेज के लेवल पे अभी भी जैसा ह्यूमन जी रहा है इस इस समय पर, तो उसमें बहुत सारी कमियां थी। कमियां क्या थी? कमियां ये थी कि लोग रह रहे थे छोटे छोटे ग्रुप्स में विलेज बना करके, तो कभी भी कोई ग्रुप किसी भी दूसरे ग्रुप पे अटैक कर देता था, और कभी भी कोई एक ग्रुप दूसरे ग्रुप पे अटैक कर देता था तो काफी ज्यादा खून खराबा की स्थिति उस समय पर बनी हुई थी। तो इसकी वजह से काफी ज्यादा एनार्की यानी कि अराजकता फैली हुई थी। दूसरी बात, यहां पर जो विलेज है उसमें अगर विलेज में हेड भी चुन लिए गए हैं तो ऐसे में उस समय पर माइट इज राइट का प्रिंसिपल देखने को मिलता था, कि जो ताकतवर है उसे ही सही माना जाता था। कोई रूल ऑफ लॉ जैसा कंसेप्ट तो उस समय पे था नहीं यहां पर। तो इससे क्या होता था कि जो ताकतवर थे उन्हीं का दबदबा था, जो कि फेयर नहीं था बाकियों के लिए जो कमजोर थे यहां पर। तो माइट इज राइट का कंसेप्ट देखने को मिल रहा था। तीसरी बात यह कि अगर विलेजेस के लेवल पर ह्यूमन रह जाएंगे तो विलेजेस की कैपेसिटी नहीं है ह्यूमन डेवलपमेंट को इसके ऊपर और एनहेंस करने की। जैसे डेवलपमेंट के लिए रोड्स चाहिए लंबे एरिया में, डेवलपमेंट के लिए जैसे आज के समय पर पोर्ट्स चाहिए, डेवलपमेंट के लिए जैसे मान लो यहाँ पर डैम चाहिए, यहाँ पे बांध बनाना है,
डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी चाहिए, डेवलपमेंट के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चाहिए, डेवलपमेंट के लिए हेल्थ इंस्टीट्यूशंस चाहिए। तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस जो ह्यूमन की कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, विलेज के लेवल पर इनका एग्जिस्टेंस तो आना पॉसिबल नहीं है ना। तो ऐसे ऐसी स्थिति में अगर अपन देखें तो जो विलेज है, उस विलेज के कंडीशन में जब ह्यूमन रह रहे हैं तो उस समय पे काफी खून खराबा है। माइट इज राइट का कॉन्सेप्ट चलता है, जो ताकतवर है उसी के हिसाब से बाकियों को चलना पड़ रहा है। और तीसरी बात, डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए जो जरूरी इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी स्थापना इतने छोटे समूह में रह करके करी नहीं जा सकती है। इतने छोटे समूह जो 50, 100, 150, 200 लोग मिलकर के थोड़ी डैम बना लेंगे, थोड़ी हाईवे बना लेंगे। तो ह्यूमन की जो फर्दर नीड्स है ना, और ह्यूमन के अंदर सिविक सेंस डेवलप करने के लिए, उसकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी डेवलप करने के लिए जो इन इंस्टीट्यूशंस की आवश्यकता थी, उसके लिए अब क्या हुआ, उसके लिए इसके बियॉन्ड इवोल्यूशन का होना बहुत जरूरी था। और इसके बियॉन्ड इवोल्यूशन हुआ भी, और जब इसके बियॉन्ड इवोल्यूशन हुआ तभी जाकर के आपका स्टेट एग्जिस्टेंस में आया है, तभी जाकर के स्टेट एग्जिस्टेंस में आया। तो स्टेट कैसे एग्जिस्टेंस में आया, तो देखो सबसे पहली बात, अब विलेजेस के बीच में काफी ज्यादा लड़ाइयां चलती थी, वॉरफेयर थे। तो इन वॉरफेयर के परिणाम स्वरूप कभी किसी विलेज में जो ट्राइबल सिस्टम चलता था, उसके जो हेड होते थे वो दूसरे विलेज को जीत लेते थे, तो उनकी पावर और बढ़ जाती थी। फिर उसके बाद उन्होंने तीसरे विलेज को जीता, चौथे विलेज को जीता, पांचवें विलेज को जीता। ऐसे कर करके इन्हीं में से कुछ ऐसे ट्राइबल हेड्स हो गए जो काफी ज्यादा पावरफुल हो गए, और उनके रूलिंग स्ट्रक्चर के अंदर ऐसे करके आप मान लो कि एक बड़ा एरिया आ गया। तो जब बहुत सारे विलेजेस यहां पर किसी एक व्यक्ति के अंदर आ गए, किसी एक व्यक्ति के अंदर आ गया यहां पर, तभी जाकर के यहां पर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे जन्म लेगा। क्योंकि अब यूनिट क्या हो रही है, अब यूनिट बड़ी हो रही है, अब यूनिट बड़ी हो रही है। तो यहां पर फिर उसके बाद इस तरह के स्टेट का अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो ये स्टेट कैसा बनेगा, तो उसकी अगर आप कल्पना करो तो जैसे पहले तो लोग मान लो छोटे छोटे विलेजेस में रह रहे थे, अब मान लो बहुत सारे विलेजेस के ऊपर अगर एक कॉमन रूलर का शासन है, एक ही कॉमन रूलर का शासन है, तो ऐसे में वो विलेजेस आपस में इंटीग्रेट करने की कोशिश करेगा। ऐसे आपस में वो इंटीग्रेट करने की कोशिश करेगा एक फिक्स एरिया में जहां तक उसका रूल है बेसिकली। तो उसके अब देखो यहां पर ये जहां तक उसका रूल है, उसने अपने अंदर बहुत सारे विलेजेस जीत लिए हैं। तो एक फिक्स एरिया के अंदर, एक फिक्स टेरिटरी के अंदर, ये जो बाउंड्री बनाई है मैंने, इसको मान लो कि एक टेरिटरी है। किसकी टेरिटरी है? उसकी टेरिटरी है जिसने जो मतलब जिसने काफी सारे विलेजेस अपने अंदर कंट्रोल में ले आया है ना, वॉरफेयर के दौरान, वॉरफेयर लड़ते लड़ते, तो उसके अंदर एक ये बड़ा एरिया आ गया, तो उसकी एक टेरिटरी डिफाइन हो गई भाई, है ना। उस टेरिटरी के अंदर विलेजेस के लोग रहते हैं, तो इसके अंदर क्या है भाई, इसके अंदर एक तरीके से पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है, इस तरीके से पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है। अब ये जो पॉपुलेशन एग्जिस्ट कर रही है, तो इस पॉपुलेशन को चलाने के लिए, इनको सेफ रखने के लिए, इनको सिक्योर रखने के लिए, जो जो भी रूलर है, जो भी रूलिंग स्ट्रक्चर में है, यहां पर इस टेरिटरी को सेफ और सिक्योर रखने के लिए एक मैकेनिज्म चाहिए, एक मैकेनिज्म चाहिए। तो मैकेनिज्म क्या होगा, तो मैकेनिज्म ये होगा कि पहली बात कुछ रूलर्स होंगे, वो रूलर्स के साथ साथ क्या होनी चाहिए, कुछ आर्मी वगैरह होनी चाहिए, है ना, आर्मी वगैरह होनी चाहिए, ताकि इस टेरिटरी के बियॉन्ड आकर के कोई बाहर से अटैक हो तो प्रोटेक्ट किया जा सके, तो उसके लिए आर्मी चाहिए। अब अगर आर्मी चाहिए तो उस आर्मी से काम लेने के लिए यहां पर क्या होगा, इनको सैलरी वगैरह भी देनी पड़ेगी या कुछ पैसा देना पड़ेगा, किसी भी फॉर्म में कुछ भी करना पड़े, तो इसके लिए पैसा आएगा कहां से, तो जिनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंश्योर हो रही है उन्हीं से आएगा। वो जो काम करते हैं उससे वो जो भी यहां पे बना रहे हैं उसका कुछ हिस्सा रूलर उनसे ले लेगा, किस फॉर्म में, टैक्सेस के फॉर्म में ले लेगा, टैक्सेस के फॉर्म में ले लेगा। और फिर उन टैक्सेस से सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए चारों तरफ फोर्ट्स खड़े करेगा, चारों तरफ ऐसे ही वॉल्स खड़े करेगा, ठीक है, फोर्ट खड़ा करेगा, वॉल्स खड़ा करेगा, और आपस में भी अंदर शांति बनी रहे, इसके लिए वो क्या करेगा, बहुत सारे लॉज बनाएगा और लॉज को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेगा, करेक्ट। तो एक पूरा यहां पर मैकेनिज्म चाहिए इस टेरिटरी के अंदर एक पॉपुलेशन को सेफ रखने के लिए। तो ये जो पूरा मैकेनिज्म चाहिए ना, आज के समय पर इसी पूरी मैकेनिज्म को आप क्या नाम देते हो, इसी को एक सिंपल सेंस में हम लोग क्या कह सकते हैं, गवर्नमेंट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भाई, गवर्नमेंट कह सकते हैं। तो गवर्नमेंट के अंदर
ऐसे लोग होंगे जिनको टैक्सेस कलेक्शन करने के लिए भेजा जाएगा, ऐसे लोग होंगे जिनको लॉज लॉज एनफोर्स करने के लिए कहा जाएगा, ऐसे लोग होंगे भाई जिनको वॉर लड़ना है, ऐसे। और फिर एक सेंट्रल रूलर हो सकता है, और अगर सेंट्रल रूलर नहीं है तो लोग आपस में मिल करके जो रूलर्स हैं अपने वो चुन सकते हैं आपका। लेकिन काम तो ऐसे ही चलेगा ना जब आपका विलेजेस नेटवर्क बड़े लेवल पे एस्टेब्लिश हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे वैदिक टाइम पे बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलता है कि विलेजेस के लेवल पे ही यहाँ पे लोग रहते थे, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब जनपद का टाइम आया या महाजनपद का टाइम आया, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा 16 महाजनपद। तो जो महाजनपद बने वो महाजनपद अपने आप में कैसे थे, उन जैसे मगध महाजनपद, तो मगध महाजनपद का एक फिक्स एरिया था, हाँ, रिवर्स उसकी बाउंड्री डिसाइड करती थी। उस मगध महाजनपद के अंदर पॉपुलेशन एग्जिस्ट करता था, फिर किंग होता था, मगध महाजनपद की आर्मी होती थी, टैक्सेस होता था, टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे, लॉज होते थे प्रॉपर, यानी कि एक प्रॉपर गवर्नमेंट रूलिंग स्ट्रक्चर होता था, मतलब प्रॉपर आपका, है ना। तो ये कब हुआ, जब विलेजेस बहुत सारे इंटीग्रेट हो गए और एक बड़े मिलिट्री हेड ने बहुत सारे विलेजेस को इंटीग्रेट कर दिया अपने आप में एक तरीके से। तो यहां पर ये तब ऐसी कंडीशन आई आपकी। और फिर उसके बाद जो भी ये सिस्टम चल रहा है, उसमें क्या यहां पे रूलर्स चाहेंगे और यहां की जनता चाहेगी कि भाई उन्होंने जिनको चुना है, या जो उनके, अगर नहीं भी चुना तो जो उनका किंग है और जो उनका सिस्टम है उसमें कोई बाहरी ताकत हस्तक्षेप ना करे, उसमें कोई बाहरी एक्सटर्नल फोर्सेस यहां पर इस पूरे स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस ना करे। तो ऐसे में अगर ये ऐसा इंश्योर करने को देखेंगे तो इसी कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को सॉवर्निटी का नाम देते हैं अपन। इसी को क्या कहते हैं भाई, इसी को सॉवर्निटी कहते हैं। सॉवर्निटी का मतलब कि इंटरनली लॉज यहां पे बना पा रहे हैं, इसका इंप्लीमेंटेशन इफेक्टिव हो पा रहा है, लोगों का वेलफेयर हो पा रहा है, और दूसरा बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्सेस हमें किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं डाल सकती यहां पर हमारे रूलिंग स्ट्रक्चर के ऊपर और हमारे रूल करने के ऊपर। पूरी तरीके की इंडिपेंडेंसी है, पूरी तरीके की फ्रीडम है इस सर्टेन टेरिटरी के अंदर अपने हिसाब से रूल करने की, अपने हिसाब से सिस्टम चलाने की, अपने हिसाब से व्यवस्था को चलाने की, कोई एक्सटर्नल प्रेशर, कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो। तो ऐसी कंडीशन को हम कहेंगे कि फिर जो रूलिंग स्ट्रक्चर है उसमें सॉवर्निटी एग्जिस्ट कर रही है, करेक्ट। तो जब विलेजेस से आप ऊपर उठोगे ना, तो विलेजेस से ऊपर उठने के बाद जब विलेजेस का इंटीग्रेशन देखोगे ना, तो विलेजेस के इंटीग्रेशन में आपको ये सारी चीज एग्जिस्टेंस में नजर आते हुए दिखेंगी। अब जो ये सारी चीज एग्जिस्टेंस में नजर आते हुए दिख रही है आपको, इसी को मेरे भाई स्टेट कहते हैं। तो विलेजेस के ऊपर के लेवल पे जब आप पहुंचे और इस तरीके की व्यवस्था बनी, तो इसी को क्या नाम दिया गया, इसी को मेरे भाई स्टेट कहा गया। क्यों स्टेट कहा गया, इसका मतलब स्टेट क्या होता है भाई, स्टेट यहां से अगर हम समझें तो यहां से हमने देखा कि स्टेट उसको कहते हैं जहां पर चार एलिमेंट्स एक साथ यहां पे प्रेजेंट होते हुए दिखाई देते हैं। कौन से चार एलिमेंट्स एक साथ होने चाहिए, सबसे पहली बात एक डिफाइंड टेरिटरी होती है, करेक्ट। तो स्टेट के चार एलिमेंट्स में सबसे पहला एलिमेंट एक वेल डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए, यहां पर एक वेल डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए, पहला एलिमेंट, गॉट इट। दूसरा एलिमेंट उस टेरिटरी के अंदर एक परमानेंट सेटल्ड पॉपुलेशन रहती हो, ये है अपना सेकंड एलिमेंट। तो स्टेट का जो सेकंड एलिमेंट होगा वो सेकंड एलिमेंट क्या होगा, सेकंड एलिमेंट होगा वहां पे परमानेंट सेटल्ड पॉपुलेशन रहनी चाहिए, ठीक है, पर ऑर्गेनाइज पॉपुलेशन रहनी चाहिए वहां पर। फिर उसके बाद यहाँ पे थर्ड एलिमेंट क्या होगा, थर्ड एलिमेंट उस पॉपुलेशन को गवर्न करने के लिए एक पूरा गवर्निंग स्ट्रक्चर होना चाहिए, यानी कि वहां पे थर्ड एलिमेंट के तौर पे क्या होना चाहिए, थर्ड एलिमेंट के तौर पे आपका गवर्नमेंट होना चाहिए, ये होना चाहिए अपना थर्ड एलिमेंट। और फिर उसके बाद फोर्थ एलिमेंट के तौर पे क्या होना चाहिए कि उस गवर्नमेंट के ऊपर किसी का कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ना हो, यानी कि सॉवर्निटी होनी चाहिए। यानी कि फोर्थ एलिमेंट क्या होना चाहिए, फोर्थ एलिमेंट अपना सॉवर्निटी होनी चाहिए। तो इन ये चारों एलिमेंट जब एक साथ मिलते हैं तो फिर जो स्ट्रक्चर क्रिएट होता है मेरे भाई, उसी स्ट्रक्चर को हम लोग स्टेट कहते हैं। यानी कि स्टेट के कौन से चार एलिमेंट है, पहला टेरिटरी, दूसरा पॉपुलेशन, तीसरा गवर्नमेंट, चौथा सॉवर्निटी। और ये स्टेट जब एग्जिस्टेंस में आएगा
और इस तरीके का स्ट्रक्चर जब एग्जिस्टेंस में आएगा तो जो ह्यूमन की लाइफ है, वो ह्यूमन की लाइफ में कंफर्ट और सिक्योरिटी तो विलेज के लेवल पे कुछ आई थी, अब उसमें एक ड्रास्टिक चेंज आएगा। कैसे ड्रास्टिक चेंज आएगा? इस तरह के स्ट्रक्चर में इंश्योर किए जाएंगे कि भाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आए धीरे धीरे। इस तरह के स्ट्रक्चर में इंश्योर किया जाएगा कि आपस में सभी विलेजेस को कनेक्ट करने के लिए रोड्स वगैरह का डेवलपमेंट हो। फिर एक कॉमन करेंसी डेवलप की जाएगी ताकि आपस में ट्रेड बढ़े, ताकि बाहर इसके बियॉन्ड बहुत ज्यादा एक्सटर्नल डिपेंडेंसी दूसरों के ऊपर ना बढ़े, वो कम हो। इसके साथ साथ यहाँ पर जो प्रोफेशंस हैं, उस प्रोफेशंस में एक तरीके की डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे ऑप्शंस होंगे अब पॉपुलेशन के बढ़ जाने की वजह से। फिर इसके बाद धीरे धीरे बड़े बड़े काम करना, जैसे डैम्स बनाना, जैसे पोर्ट्स बनाना, ये पॉसिबल हो सकता है अब यहाँ पर इतने बड़े पॉपुलेशन के साथ, और उसके साथ साथ इस एडवांस स्ट्रक्चर के साथ ही। तो जब ये सब इस तरह का स्टेट एग्जिस्टेंस में आएगा ना, तो फिर ह्यूमन की जो ऊपर की नीड्स हैं कि उसको एजुकेशन चाहिए, उसको एक प्रॉपर हेल्थ चाहिए, उसको प्रॉपर रोड कनेक्टिविटी चाहिए, उसको इकोनॉमिक एडवांसमेंट चाहिए, है ना। तो ये सारी नीड्स तब फुलफिल हो पाएंगी, और जब ये सारी नीड्स फुलफिल हो पा रही होंगी ह्यूमन की, तभी जाकर के ह्यूमन के जीवन में कंफर्ट और बढ़ेगा, ह्यूमन के जीवन में सिक्योरिटी और बढ़ेगी, ह्यूमन के जीवन में टाइम और बढ़ेगा, और तब जाकर के एक ऐसा कल्चर डेवलप होगा जिसमें रिलीजन एग्जिस्टेंस में आ सकेगा, जिसमें नई फिलॉसफीज एग्जिस्टेंस में आ सकेंगी, जिसमें पूरे ह्यूमन का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो पाएगा। तो ये जो सारी नीड्स जिसकी मैंने अभी चर्चा करी, ये विलेज के लेवल पे इनको फुलफिल कर पाना पॉसिबल नहीं था। इसी वजह से कौन एग्जिस्टेंस में आया नेचुरली? यहां पर स्टेट एग्जिस्टेंस में आया। तो इसीलिए कुछ थिंकर्स तो ये भी कहते हैं कि स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, यानी कि गॉड स्वयं पृथ्वी पर प्रकट जिस रूप में हुए हैं, वो स्टेट के रूप में प्रकट हुए हैं, क्योंकि स्टेट के माध्यम से ही ह्यूमन का जीवन इतना सरल बनाया जा सका है, ह्यूमन के जीवन को इतना कल्याणकारी बनाया जा सका है, उसकी पोटेंशियल को वो रियलाइज कर पा रहा है उस स्टेट की वजह से जो उसको सब ये उपलब्ध कराने आया है। तो इसको स्टेट कहते हैं, और इसी के 4 एलिमेंट्स होते हैं। आई होप आपको सबसे पहले ये स्टेट समझ में आ गया। देखो एक बार फिर से देख लो, स्टेट के कितने एलिमेंट? तो स्टेट के यहां पर 4 एलिमेंट्स। कौन कौन से? पॉपुलेशन, ठीक है। तो पीपल मस्ट इनहेबिट द एंटाइटी, है ना। देयर कुड बी नो फिक्स नंबर, पॉपुलेशन कितनी भी हो सकती है, लेकिन वहां पे पॉपुलेशन परमानेंटली सेटल्ड होती है। फिर एक डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए, फिर एक गवर्नमेंट होना चाहिए, फिर सॉवर्निटी होनी चाहिए। इन चारों को मिला दोगे तो उससे जो बनता है उसे अपन क्या कहते हैं? उसे अपन स्टेट कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? उसे स्टेट कहते हैं। तो आई होप आपको रीजनिंग स्टेट के एग्जिस्टेंस के पीछे की अब यहां पे समझ में आ गई होगी कि स्टेट क्यों एग्जिस्टेंस में आया और स्टेट है क्या अपने आप में। अब इसके बाद एक दूसरा कंसेप्ट आता है कि नेशन कैसे कहते हैं, ठीक है। आई होप स्टेट का तो पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया कि स्टेट अपने आप में क्या है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि भाई नेशन कैसे कहते हैं, व्हाट इज एक्चुअली नेशन। तो देखो यहां पर समझो जरा सा कि स्टेट अपने आप में अगर एक लीगल और पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है। लीगल और पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट क्यों है? पॉलिटिकल इसलिए है क्योंकि पॉलिटिकल का मतलब क्या होता है कि कोई भी रिसोर्सेस को किस तरीके से किन के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है ताकि सबके जीवन में कल्याण हो सके। इसके लिए जो व्यवस्था काम करती है उस व्यवस्था को ही पॉलिटी कहते हैं, है ना। और उसी पॉलिटी को इंश्योर करने के लिए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस चाहिए होते हैं, और वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जिसका पार्ट होते हैं वो रूलिंग स्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं, और वो रूलिंग स्ट्रक्चर इटसेल्फ स्टेट के अंदर ही, उसका अंदर का ही पार्ट है, स्टेट का एक एलिमेंट है। तो इसलिए स्टेट अपने आप में पॉलिटिकल एंटाइटी है, स्टेट अपने आप में एक लीगल एंटाइटी है। क्यों? क्योंकि स्टेट फंक्शन करती है लॉज के दम पे, इंस्टीट्यूशंस के दम पर, है ना। लॉज हो गए, इंस्टीट्यूशंस हो गए, ये सब आपका यहाँ पर जो पूरा स्टेट है उसको ऑपरेट करने में हेल्प करती है। तो स्टेट का एक अपना लीगल एस्पेक्ट है। तो स्टेट एक लीगल एंड पॉलिटिकल एंटाइटी स्टेट को बोल सकते हैं, लेकिन जो नेशन होता है ना, वो नेशन इससे अलग चीज होती है। नेशन एक अलग चीज होती है। तो नेशन एक कैसा कंसेप्ट है? तो नेशन अपने आप में एक तरीके से ये मान के चल लो कि नेशन अपने आप में एक तरीके का सोशियो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। कैसा कॉन्सेप्ट है भाई? ये एक अपने आप में सोशियो
साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, सोशल साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। तो क्या मतलब सोशल साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के होने का मतलब क्या मतलब इस बात का? इस बात का मतलब ये कि अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, नेशन किसको कहते हैं उसकी डेफिनेशन सुन लो जरा सा, ठीक है। अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, व्हेन अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल यानी कि एक बड़ी जनसंख्या, अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल जब कैसा महसूस करें, तो लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल जो है इनके बीच में सिमिलैरिटी हो अगर देखने को हमें मिल रही है। सिमिलैरिटी किस बेसिस पे देखने को मिल रही है? या तो इनका कोई कॉमन हिस्ट्री रहा हो, या फिर इनका कोई कॉमन लैंग्वेज रहा हो, या हो कॉमन लैंग्वेज हो, करेक्ट, या फिर कॉमन हिस्ट्री कॉमन लैंग्वेज के सिवा इनकी एथनिसिटी कॉमन हो, कॉमन एथनिसिटी हो, ठीक है, या फिर कॉमन कल्चर हो यहां पर, या किसी के अगेंस्ट कॉमन स्ट्रगल हो, कॉमन स्ट्रगल हो, कॉमन स्ट्रगल हो। यानी कि किसी भी आधार पे, किसी भी आधार पे जब एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल एक तरीके की इमोशनल बॉन्डिंग शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल बॉन्डिंग शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, और उसका कुछ अपना एक कॉमन बेसिस है, वो कॉमन बेसिस एक बड़ी पॉपुलेशन को यहां पर एक दूसरे से जोड़ता है। वो कॉमन बेसिस इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो वो कॉमन बेसिस जब एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को इमोशनली और साइकोलॉजिकली जोड़ता है, तो उससे जो चीज बनती है ना, उसे अपन सरल सी भाषा में क्या कहते हैं? उससे अपन सरल सी भाषा में नेशन कहते हैं। तो इसीलिए नेशन के जो यहां पर एलिमेंट्स हैं वो स्टेट के एलिमेंट से डिफरेंट है ना। नेशन जो है, इसका नेशन के एलिमेंट क्या है? नेशन का एलिमेंट है आपका एक तरीके से शेयर्ड आइडेंटिटी। इसका एलिमेंट क्या है अपने आप में? इसका अपना एलिमेंट है कि लोग जो एक बड़ा समूह है वो एक दूसरे के साथ एक साझा पहचान रख रहे हैं, एक शेयर्ड आइडेंटिटी यहां पर एग्जिस्ट करते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन जो स्टेट है, इसके स्टेट के अलग एलिमेंट है, इसके 4 एलिमेंट्स हैं अलग। तो इसलिए स्टेट और नेशन में डिफरेंस है। सबसे पहले, नेशन इज अ शेयर्ड आइडेंटिटी बिटवीन अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल ऑन दीज बेसिस, जिसके बेसिस पे वो एक दूसरे के साथ इमोशनली साइकोलॉजिकली जुड़े हुए हैं। सबसे पहली बात, ठीक है। तो नेशन अपने आप में यहां पर एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जर्मनी एक नेशन है। तो वाई जर्मनी इज अ नेशन? जर्मनी क्यों एक नेशन है? क्योंकि जर्मनी के अंदर रहने वाले सब लोग एक दूसरे के साथ किसी कॉमन बेसिस पे शेयर्ड आइडेंटिटी प्रैक्टिस करते हैं। तो वो कौन सा बेसिस है? तो जैसे वहां का बेसिस है लैंग्वेज। यूरोप में जो यूरोपियन नेशंस हैं, वो यूरोपियन नेशंस ज्यादातर लैंग्वेज के बेसिस पे ही एक दूसरे के साथ शेयर्ड आइडेंटिटी के बेसिस पे ही वहां पे वो नेशंस बने हैं। जैसे जर्मनी बना है उन लोगों से जो जर्मन बोलते हैं, इटली बना है उन लोगों से जो इटालियन बोलते हैं ज्यादातर, करेक्ट, फ्रांस बना है उन लोगों से जो फ्रेंच बोलते हैं। तो वहां पे इन्हीं शेयर्ड आइडेंटिटी के बेसिस पे जो नेशन एग्जिस्ट करता था, उन्हीं नेशंस ने स्टेट का रूप ले लिया है। उन्हीं नेशंस ने स्टेट का रूप ले लिया है। मतलब वो जो लोग एक दूसरे के साथ शेयर्ड आइडेंटिटी प्रैक्टिस कर रहे थे, उन्होंने एक अपनी टेरिटरी डिफाइन कर ली कि हम इतने में हैं, है ना। तो उनकी एक टेरिटरी डिफाइंड हो गई। फिर उन्हीं में से उन्होंने अपना गवर्नमेंट बना लिया, या किंग उतनी टेरिटरी में उनको रूल कर रहा था जितने टेरिटरी के अंदर यहां पर ये लोग रह रहे थे। शेयर्ड आइडेंटिटी जो शेयर कर रहे थे एक दूसरे के साथ कोई आइडेंटिटी, तो एक फिक्स टेरिटरी के अंदर ये लोग रह रहे थे और उनके ऊपर किंग रूल कर रहा था। और अगर उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं था, तो फिर ऐसे में यही नेशंस ने किसका रूप ले लिया? स्टेट का रूप ले लिया। यानी कि कोई नेशन स्टेट हो भी सकता है, करेक्ट, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई नेशन स्टेट ना हो, कोई नेशन स्टेट ना हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कुर्ड्स लोगों के बारे में सुना होगा आपने, है ना। वो कुर्ड्स कौन है भाई? तो इधर टर्की के आसपास, करेक्ट, सीरिया के आसपास इनकी पॉपुलेशन अच्छी खासी है। वो इधर भी रहते हैं, इधर भी रहते हैं, है ना। तो एक दूसरे के साथ यहां पर वो एथनिसिटी शेयर करते हैं, कल्चर शेयर करते हैं, करेक्ट। तो इस बेसिस पे भी एक ये लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल जो टर्की और सीरिया वगैरह में है, वो अपने आप में एक कॉमन आइडेंटिटी शेयर कर रहे हैं। तो वो इस बेसिस पे एक नेशन तो है, इस बेसिस पे एक नेशन तो है, लेकिन वो स्टेट नहीं है। क्यों स्टेट नहीं है? क्योंकि इन लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल जो कॉमन आइडेंटिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं,
उनकी अपनी एक फिक्स टेरिटरी नहीं है, उनका अपना गवर्नमेंट नहीं है, और उस जब गवर्नमेंट ही नहीं है तो उसकी कोई सॉवरेनिटी नहीं है। यानी कि उस नेशन के पास वो चार एलिमेंट्स है ही नहीं जिससे वो नेशन एक स्टेट बन सके। है ना, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही समझ बात? और अगर उनके पास ये होता तो ऐसा स्टेट ही नेशन स्टेट कहलाता मेरे भाई। इसी को नेशन स्टेट कहते हैं। समझ में आ गई बात? ये तो नेशन बनता है कॉमन कल्चर के बेसिस पे, है ना, कॉमन लैंग्वेज के बेसिस पे, कॉमन एथनिसिटी के बेसिस पे। जैसा कि ऐसा हम कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर एक नेशन नहीं कई नेशन एग्जिस्ट करते हैं। तो इसीलिए ये बात कही जा सकती है कि इंडिया इज अ मल्टी नेशन स्टेट। इंडिया इज अ मल्टी नेशन स्टेट, ऐसा कहा जा सकता है। क्यों कह सकते हैं हम ऐसा कि इंडिया इज अ मल्टी नेशन स्टेट? क्योंकि इंडिया में देखो ना, अलग अलग राज्यों में लोग एक दूसरे के साथ, मतलब उस राज्य के भीतर लोग एक दूसरे के साथ जो आइडेंटिटी शेयर कर रहे हैं, उसका बेसिस क्या है? उसका बेसिस लैंग्वेज है भाई, उसका बेसिस लैंग्वेज है। लैंग्वेज के बेसिस पे वो एक शेयर्ड आइडेंटिटी फील करके यहां पर एक लार्ज ग्रुप वो बना रहे हैं, तो इस बेसिस पे वो एक नेशन हो सकते हैं। और ऐसे हमारे देश के अंदर कई नेशन हो सकते हैं उस लैंग्वेज के बेसिस पे। तो इसीलिए इंडिया को एक मल्टी नेशन स्टेट कहा जा सकता है अपने आप में। और कोई देश अपने आप में एक सिंगल नेशन स्टेट भी हो सकता है। सिंगल नेशन स्टेट कैसे हो सकता है? जैसे जापानीज। तो जापान जो है, वहां पर जो जापानीज हैं उनका कल्चर सबका सेम है। 98-99% लोग वहां पर जो लार्ज ग्रुप है उनका अपना कॉमन कल्चर है सबका। फिर उनकी एक कॉमन टेरिटरी है, उनका अपना गवर्नमेंट है, उसकी सॉवरेनिटी है। तो अब कॉमन आइडेंटिटी के बेसिस पे वो नेशन थे, और अगर उनको एक टेरिटरी मिल गई और एक गवर्नमेंट मिल गया और उसको सॉवरेनिटी मिल गई तो वो स्टेट भी बन गए। यानी कि जापान अपने आप में एक नेशन स्टेट है। कैसा नेशन स्टेट है? तो जापान के अंदर मल्टीपल नेशन नहीं है, जापान एक अपने आप में सिंगल नेशन स्टेट है। जापान अपने आप में एक सिंगल नेशन स्टेट है। पर इंडिया जैसा देश कैसा देश है भाई? ये एक मल्टी नेशन स्टेट यहां पे देखा जा सकता है इस प्रोसेस में। तो स्टेट अलग चीज होती है और नेशन अलग चीज होती है। नेशन एक तरीके का यहां पर बेस्ड बनता है शेयर्ड आइडेंटिटी से, और ऐसा भी हो सकता है कि दो डिफरेंट स्टेट भले ही हो लेकिन उन दोनों स्टेट में एक कॉमन नेशन एग्जिस्ट करता हो, एक कॉमन एग्जिस्ट नेशन एग्जिस्ट करता हो। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, टर्की एक अलग देश है, टर्की एक अलग स्टेट है क्योंकि उसकी एक टेरिटरी, गवर्नमेंट, सॉवरेनिटी और पॉपुलेशन है उसकी, तो वो एक अलग स्टेट है। सीरिया एक अलग स्टेट है, तो सीरिया की एक अपनी पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट, सॉवरेनिटी है ना। तो दो अलग अलग स्टेट हो गए, लेकिन उन दोनों अलग अलग स्टेट में अगर ये जो कर्ड्स कुर्ड्स लोग देखोगे तो ये इधर भी हैं उधर भी हैं, एक दूसरे के साथ शेयर्ड आइडेंटिटी यहां पर इनमें देखने को मिलता है। तो इस बेसिस पे एक नेशन तो है, लेकिन ये एक ऐसे नेशन है जो दो स्टेट में फैले हुए हैं, इनका अपना कोई स्टेट नहीं है। करेक्ट? तो किसी नेशन का अपना स्टेट हो सकता है, किसी नेशन का मल्टीपल नेशन एक स्टेट के अंदर आ सकते हैं। करेक्ट? एक कॉमन टेरिटरी के अंदर आ सकते हैं, और कोई नेशन एक सिंगल नेशन भी हो सकता है, नेशन स्टेट हो सकता है ना। तो ये सारे एग्जांपल के माध्यम से आप समझ गए। तो अगर अपन से पूछा जाए कि व्हाट इज नेशन, तो कैसे डिफाइन करोगे इसको? तो नेशन बनता है शेयर्ड कल्चर से, जहां पे कॉमन बिलीव्स और कस्टम हो, शेयर्ड वैल्यूज एंड ट्रेडिशन हो, सेंस ऑफ कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस हो, या कॉमन हिस्ट्री हो, शेयर्ड मेमोरी ऑफ द पास्ट हो। इंडिया को इस बेसिस पे भी नेशन कहा जा सकता है यहां पर कि हमारा स्ट्रगल कॉमन रहा है अंग्रेजों के विरुद्ध, यहां पे जहां पे हम सब ने मिल करके एक साथ लड़ाई लड़ी है। तो इस बेसिस पे अंग्रेजों ने हमारा जो शोषण किया, उस शोषण के आधार पे हम एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं दुख बांटते हुए नजर आते हैं, है ना। तो उस बेसिस पे अंग्रेजों के खिलाफ जो हम लड़े हैं एक साथ मिलकर के, उस बेसिस पे हम एक नेशन भी बने हैं, एक नेशन के तौर पे स्ट्रांगली इमर्ज हुए हैं। फिर तो एक कॉमन हिस्ट्री हो सकती है नेशन की, एक कलेक्टिव आइडेंटिटी हो सकती है, साइकोलॉजिकल बॉन्ड हो सकता है, शेयर्ड कॉन्शियसनेस हो सकती है, कॉमन लैंग्वेज हो सकता है। अगर ऐसा कुछ है जिस पर एक बड़ा समूह यहां पर आइडेंटिटी शेयर कर रहा है एक दूसरे के साथ, तो फिर वो एक नेशन है अपने आप में। और नेशन और स्टेट में डिफरेंस क्या होता है? तो यही डिफरेंस होता है यहां पर कि जो नेशन होता है ये एक सोशियो कल्चरल कॉन्सेप्ट है, स्टेट लीगल पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है। नेशन की कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होती डिफाइंड, स्टेट की बाउंड्री एकदम क्लियर डिफाइंड होती है। नेशन का एलिमेंट होता है शेयर्ड आइडेंटिटी और कल्चर, और स्टेट के एलिमेंट होते हैं पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट, सॉवरेनिटी, ये सब। नेशन
अपने आप में एक दिन में नहीं बदल जाता, इट चेंजेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन स्टेट, कल को कोई वॉर हो जाए तो कोई दूसरी कंट्री टेरिटरी को जीत ले तो कल को कल ही टेरिटरी चेंज हो जाए, कल ही गवर्नमेंट चेंज हो जाए, है कि नहीं, कल ही सॉवरेनिटी खत्म हो जाए। तो स्टेट तुरंत बदल सकता है, नेशन नहीं बदलता, पर नेशन ओवर द पीरियड चलता रहता है ना। तो नेशन एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, स्टेट कैन चेंज एनी टाइम if any war happens, right? A nation does not have any fixed boundaries, but for the existence of a state, territories need to be defined, right? So state needs fixed boundaries, nation does not need fixed boundaries, it transcends beyond the boundaries. फिर nation is built on basis of shared identity, state is built with the help of four elements which we have already discussed. फिर nation is a socio-psychological concept, social and psychological concept, because it is built by a large group of people by sharing common identity. But state is a political and legal concept, right? So ये सबसे पहले एक डिफरेंस होता है किसमें, नेशन और स्टेट में। और अभी तक आप समझ गए होंगे कि नेशन स्टेट किसको कहते हैं भाई। तो नेशन स्टेट कौन होगा, तो एक ऐसा लार्ज ग्रुप, एक ऐसा लार्ज ग्रुप, इसमें मान लो वही लोग रहते हैं, सारे के सारे वही लोग रहते हैं जो एक दूसरे के साथ यहां पर आइडेंटिटी को शेयर करते हैं। तो शेयर्ड आइडेंटिटी वाली एक बड़ी जनसंख्या यहां पे रहती है, उन्होंने मिलकर के अपनी टेरिटरी डिफाइन कर ली, और उसमें एक गवर्नमेंट चुन लिया, और उस गवर्नमेंट के पास सॉवरेनिटी अगर है तो फिर वो नेशन ने अपने आप को एक स्टेट के रूप में भी स्टेब्लिश कर लिया। तो फिर ऐसा स्टेट नेशन स्टेट बन जाता है। और इसका एग्जाम्पल मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, जापान इज अ नेशन स्टेट, जर्मनी इज अ नेशन स्टेट। और ऐसा भी हो सकता है यहां पर कि एक बड़ा सा स्टेट हो जिसकी एक फिक्स बाउंड्री हो, ये फिक्स टेरिटरी हो गई, फिर इसके अंदर बड़ी सी पॉपुलेशन रहती हो, इसकी एक गवर्नमेंट हो, उसके पास सॉवरेनिटी हो, लेकिन उसमें यहां पर जो ग्रुप्स हों लोगों के शेयर्ड आइडेंटिटी के बेसिस पे वो बहुत सारे हों, तो ये ग्रुप अगर कॉमन एक दूसरे के साथ आइडेंटिटी शेयर कर रहे हैं तो ये अपने आप में एक नेशन है, ये अपने आप में एक नेशन हो सकते हैं, ये एक अपने आप में एक नेशन हो सकते हैं। लेकिन ये सब रहते हैं कि स्टेट के अंदर है, इन सब ने मंजूरी दी है कि हमारे गवर्नमेंट कॉमन होगा, और ठीक है हम इस टेरिटरी के अंदर मिल करके एक साथ रहेंगे, ठीक है, और हमारी गवर्नमेंट की पूरी सॉवरेनिटी होगी, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, है ना, और हमें मंजूर है इस तरह का स्टेट। तो ऐसे में अब ये जो इस तरह का स्टेट है ये एक अपने आप में मल्टीनेशन स्टेट है, या इसे स्टेट नेशन भी कहते हैं हम लोग। तो इंडिया के लिए बहुत सारे जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है वो इस वर्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं कि इंडिया इज अ मल्टी नेशन स्टेट, और इट इज अ स्टेट नेशन इन इटसेल्फ, इन रेदर देन हम इंडिया को नेशन स्टेट का है। तो ज्यादातर पॉलिटिकल साइंटिस्ट यहाँ पर इंडिया के लिए स्टेट नेशन और मल्टी नेशन स्टेट का वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर समझ गए बात यहाँ पर। तो आई होप आपको यहाँ पर इस लेक्चर में क्लैरिटी मिली होगी क्या क्या हमने यहाँ पे पढ़ा। तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो हमने आज के इस लेक्चर में फिर कंप्लीट किया है। सबसे पहले हमने देखा स्टेट का इवोल्यूशन कैसे हुआ, स्टेट एग्जिस्टेंस में कैसे आया, स्टेट के एलिमेंट्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि नेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, फिर हमने देखा नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, फिर हमने आज के इस लेक्चर के माध्यम से समझा कि मल्टीनेशन स्टेट किसे कहते हैं या फिर स्टेट नेशन किसे कहते हैं, और इसके अराउंड हमने एग्जांपल्स पर्याप्त लिए। तो आई होप आपको अब इन वर्ड्स के अराउंड एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल गई होगी, और ये सारे कॉन्सेप्ट्स के पीछे क्या लॉजिक है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब इंडियन पॉलिटी की ये जो सीरीज चल रही है, अब इसके बाद अगले लेक्चर में ऐसी कुछ और बेसिक टर्मिनोलॉजीज हम उठाएंगे और उनके अराउंड इसी तरीके से कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है अपना वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप आपको आज का ये सेशन पसंद आया। आपका अगर आपका सही में यहाँ पर सारी चीजें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आई हैं, कंसेप्ट एकदम क्लियर हुआ है, तो अपना फीडबैक इस कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक जरूर पहुंचाएं, और इन द एंड इस सेशन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर ये आपको जनरली अच्छा लगा है सेशन। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, आपके लिए इस तरह के हाई क्वालिटेटिव लेक्चर्स हम लोग लाते रहेंगे, और हमारा पूरा फोकस है क्वालिटी को इंश्योर करने पे और आपका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स जो है उसको शार्प बनाने पे। तो आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही। धन्यवाद आप सभी का, और मिलते हैं हम लोग अपने अगले सेशन में। थैंक यू एवरीवन।